हेलो नमस्कार, मैं गीतांजलि सोनी फिर से हाजिर हूँ खमा घनी जीना इसी का नाम है शो में। हम फिर से एक नई सेलिब्रिटी के साथ में आज ये शो शुरू कर रहे हैं। ये चेहरा वैसे मुझे आपको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। जोधपुर की आन, जोधपुर की बान, जोधपुर की शान, जोधपुर की धनक, जोधपुर का रंग, जोधपुर का रंग रूप सब कुछ मैं जिसे बोल दूं, आज हर एक के दिल और दिमाग में अगर कोई नाम घूम रहा है, अगर किसी को अपना माइंड रिलैक्स करना है तो एक आदमी की, एक इंसान की, जोधपुर के लाडले की वॉइस सुनकर उनका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। वो है सिर्फ और सिर्फ जागीरदार आरवी, जो आज हर एक के चेहरे पर नाम। सो मोस्ट वेलकम जागीरदार जी आज के हमारे शो में जीना इसी का नाम है। सबसे पहले तो आपको थैंक्स करना चाहता हूँ, इतना वार्म वेलकम आपकी तरफ से और इतनी तारीफ मेरी पहले कभी हुई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हकदार हैं। आई एम सो ग्लैड टू बी हियर और बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके। आज मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ आप लोगों से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यही जोधपुर की क्वालिटी होती है कि जोधपुरी लोगों में बहुत अपनत्व होता है, अपनापन होता है। मुझे भी नहीं लगा कि मैं कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ या मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं हमारे अपनों का इंटरव्यू ले रही हूँ, हमारे अपने जो जोधपुर के लाडले हैं, जिन्होंने जोधपुर की शान जो है, जोधपुर को गर्व से ऊपर खड़ा किया है। इंडियाज गॉट टैलेंट आपने देखा ही है, उसके फिनाले तक जो पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा ग्रुप जिन्होंने रैपर एंड ट्रेडिशनल दोनों सॉन्ग्स को एक साथ जोड़कर एक कमाल का क्रिएटिविटी सामने लेकर आए हैं। और ये क्रिएटिविटी हमारे जोधपुर की तपती धूल में जन्मता बच्चा जागीरदार आरवी, जो आज हर एक के चेहरे पर नाम है। लेकिन जागीरदार जी, सब ये पता है कि आप एक रैपर हैं, आप एक सिंगर हैं, आप खुद ही अपने रैप्स लिखते हैं, लेकिन हम इस शो में ये जानना चाहते हैं कि ऐसी अनटोल्ड स्टोरी, जो स्ट्रगल्स आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, वो हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी बचपन से, आपका जन्म और आपका गांव, और क्या आप इस फील्ड में शुरू से ही आपके जो बुजुर्ग हैं, आपके जो फैमिली है, क्या उसका बैकग्राउंड इसी फील्ड से था, संगीत? नहीं, मेरी फैमिली का बैकग्राउंड मतलब म्यूजिक से रिलेटेड नहीं था। हमारा एक किसान परिवार है, खेती बाड़ी में हम लोग बिलीव करते हैं। और मेरा गांव है रतनपुरा वैसे, और हम लोग रहते हैं बोरावड़, नागौर जिले का एक गांव है बोरावड़। और मैं पढ़ा हूँ मखराना। तो मैं मतलब पहले मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला मेरी मम्मी की जिद पे कि उन्हें मुझे पढ़ाना था इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो मैं जब उस स्कूल में गया तो वहाँ पे लोग रैप म्यूजिक सुनते थे ऑलरेडी। अच्छा। बाहर के रैप सुनते थे। और तब हनी सिंह का दौर आया था, नया नया मतलब उनके गाने आए थे और काफी अच्छे गाने थे। तब मेरे एक दोस्त ने मेरे को सुनाया रैप म्यूजिक के बारे में और मुझे अच्छा लगा काफी। मैं कंटिन्यू सुनने लगा। मेरे पास फोन नहीं हुआ करता था, मेरे दोस्त के पास एक आईपॉड हुआ करता था, तो उससे मैं मांग के लेता और मैं म्यूजिक सुनता था। मेरे को बहुत पसंद था म्यूजिक सुनना। प्लस मेरे को उस टाइम लिखने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो मैं लिखता था, स्पीच वगैरह लिखता था और मुझे हमेशा सोशली चीज़ों को दिखाना, लिख के बहुत पसंद था। तो मैं उस टाइम स्पीच वगैरह लिख के स्कूल के अंदर डिलीवर करता था और मैं बोलता था और लोगों को पसंद आता। फिर मैं धीरे धीरे गाने लिखने लगा। और मुझे आज भी याद है कि मैंने जब पहला गाना रिकॉर्ड किया था तो मुझे नॉलेज नहीं था कि कैसे रिकॉर्ड करना है और ना मेरे गांव में कोई ऐसी सुविधा। तो मैं एक साउंड वाले के पास गया था, उसको मैंने बोला भाई ये एक बीट था यूट्यूब से मैंने चोरी किया। तो उसको बोला भाई ये स्पीकर पे प्ले कर दे, इधर से मेरी आवाज़ भी प्ले होगी और साथ में इसको रिकॉर्ड कर दे। तो वो पता नहीं उसने जुगाड़ से रिकॉर्ड किया, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। बट मेरे दोस्तों को सुना, उनको पसंद आया कि यार बढ़िया है, वो ट्राई कर। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें सीखने लगा यूट्यूब पर देख देख के कैसे चीज़ें होती है, क्या रिदम होना चाहिए और कैसे लिखा जाए। तो बस वही कहानी वहाँ से शुरुआत हो गई थी मेरे लिखने की और फिर धीरे धीरे सब चीज़ें बन गई। क्या बताइए, आपने ये जो लिखने की है या गाने की कहीं से ट्रेनिंग ली है? नहीं, मैंने देख देख के सीखा है। अच्छा। और उस टाइम टीवी पे भी
आने लग गया था। MTV इंडीज करके एक चैनल आता था, वो भी रैप म्यूजिक को काफी प्रमोट कर रहा था। और फिर यूट्यूब था, बस 2G का जमाना था उस टाइम में, 1 GB मिलता था और वो सारा 1 GB मेरे गाने सुनने में आता था, मैं मतलब डाउनलोड कर लेता था। और एमिनम के मैंने खूब गाने सुने। फिर मैं जब बोहेमिया का इतना नाम नहीं था हमारे इतिहास में, तो मैं बोहेमिया को भी खूब सुनता था और उनकी पोइट्री बहुत पसंद थी, तो मैं धीरे धीरे वैसी चीजें लिखना स्टार्ट कर। पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों कि अगर आपको हौसला है और अगर आपको जिद है, अगर आप में सच्ची लगन है, तो आप अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि लाखों और मिलियंस ऑफ पैसे आप खर्च करो, फीसेस भरो और एक एक्सपर्ट से सीखो। अगर आप में लगन है तो आप यूट्यूब, आपके गूगल, आपके मोबाइल में इतने सारे सोर्सेज है सीखने के, वहां से आप सीख कर कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में क्या, जब आप इस फील्ड में गए तो आपको पूरा सपोर्ट था? नहीं, सपोर्ट जैसा नहीं था। मेरे कजन बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए वो बिकॉज वो तो आपकी जनरेशन के हैं, लेकिन जब मैं रैपर की या बात करूं तो, और स्पेशली जोधपुर एंड राजस्थान एरिया की बात करूं, तो ये लोग ट्रेडिशन से ज़्यादा टच होते हैं। उनके लिए ये चीज़ बहुत न्यू लगती है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक अलग चीज़ है या फिर ये एक सही चीज़ नहीं है। मतलब वो अपनी ट्रेडिशन को और अपने ट्रेंड्स को छेड़ना नहीं चाहते। तो वो स्ट्रगल आपने किया है? हाँ, वो वो तो ऑब्वियसली बात है कि हर एक बात के 2 पहलू होते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है। बट सबसे बेसिक जो चीज़ थी कि मतलब फैमिली में म्यूजिक के लिए थोड़ा सा लगते हैं उनको। ऐसा लगता था कि म्यूजिक अपनी कास्ट के लोगों के लिए नहीं है, ये नीची कास्ट के लोगों के लिए है। तो मेन स्ट्रगल वहाँ था। उनको ये लगता था कि यार लड़का अगर म्यूजिक करेगा तो अपनी फैमिली की इज्जत खराब होगी। और अभी भी ऐसे हैं कि रिश्तेदार अब भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा लड़का ये क्या कर रहा है। तो मेरी फैमिली बहुत ओपन माइंडेड है, बट स्टिल कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है मेरे दिमाग में, क्योंकि जा जाते हैं। बट कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि मेरी कम्युनिटी में म्यूजिशियंस नहीं है ना, हमारे परिवार में कोई है। तो कुछ लोग पहचानते हैं कि यार बढ़िया है, तुम कुछ अलग फील्ड से कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग खिलाफ भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मिला जुला सा रिएक्शन रहता है लोगों का, और मुझे पसंद है। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं। कोई तारीफ करता है तो वो भी मोटिवेट करता है, और कोई बुराई करता है तो वो भी मोटिवेट करता है, क्योंकि अपने को आगे बढ़ना है और क्या कर सकते हैं उसका। और ये जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, ये प्रॉब्लम हर कोई फेस करता है, हर फील्ड में। तो आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि ये फील्ड, ये जो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा भी फील्ड अगर हम ले लें या कोई भी फील्ड ले लें, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये काम छोटा है, और फैमिली से उनको संभालने में, उनको समझाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप उनको क्या टिप देंगे? कैसे समझाएं फैमिली को और कैसे अपनी इस लक्ष्य पर बिल्कुल कायम रहें? सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, वो मुझे लगता है खुद पे भरोसा। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप किसी दूसरे को नहीं समझा सकते। राइट। फिर आपको ऐसा है कि सपने सब लोग देखते हैं, बट आपको उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। भाई, सपने पूरे करने के लिए आपको जागना पड़ेगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर आप एफर्ट करोगे तो आपको ऐसा नहीं कि इमीडिएट सफलता मिलेगी, आपको वो चीज़ें कंटिन्यू करनी पड़ेगी सालों तक, तब जाके। और सक्सेस होता है ऐसा, एक सक्सेस एक चीज़ है जो सबके थॉट्स बदल देता है। राइट। जब आप पैसा कमाते हो तो सबको आपकी चीजें अच्छी लगने लगती है। क्या ये अभी मेजर फैक्टर है कि आपको अपने आर्ट से पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और फिर ये चीज है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि देखो, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जिंदगी काटो और एक जिंदगी जियो। ठीक है। काटने का कैसा है कि अभी मेरे को बोलते हैं कि भाई तुम बैंक में काम कर, तो मैं बैंक में काम किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को संभालना है। बट अगर कोई मेरे को बोले कि भाई तेरे को म्यूजिक करना है और उसके तुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं संडे को भी छुट्टी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे वो काम पसंद है। तो मैं वो जिंदगी जीऊंगा, वो जिंदगी जियोगे। और अगर मैं बैंक में काम करूंगा तो वो मैं जिंदगी काट रहा हूँ। मुझे संडे के दिन ऐसा हुआ छुट्टी मिली, तो वो छुट्टी वाला दिन नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। आप ईच डे शुड बी वेरी प्रोडक्टिव, और आपको हर दिन एफर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने काम में ही एंजॉय कर रहे हो, आपका काम ही पैशन है, तो फिर आपके लिए कोई छुट्टी नहीं है, आप तो जी रहे हो जिंदगी। छुट्टी हम किससे ले रहे हैं? जिंदगी जीने के लिए। और अगर आपने वही काम चूज किया है जिसमें आप जिंदगी को जीते हैं, तो वो सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा रास्ता आपने बताया है
कि सफलता जरूरी नहीं है, सेटिस्फेक्शन जरूरी है। सेटिस्फेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। सफलता आपके लाइफ में चाहे मिले नहीं मिले, ये डिपेंड करता है आपकी नसीब भी साथ में हो, आपका मेहनत और आपको अपॉर्चुनिटीज कितने मिलते हैं। लेकिन अगर आप काम करते करते आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो फिर आप कभी भी उस पाथ को छोड़ोगे नहीं। क्योंकि ये मैं इसलिए फोकस कर रही हूँ, कई लोगों को अगर सफलता नहीं मिलती है वो हार मान जाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या मैं ये काम नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या मेरा फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करता है, आई शुड क्विट नाउ। तो हाँ, वो मेरे हिसाब से देखो, मैं यही कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले, सफर हसीन होना चाहिए। Yes. तो आपको कभी गिल्ट फील नहीं होना चाहिए कि यार Yes. मैंने कोशिश नहीं की। यस काश, ये काश वाला फीलिंग नहीं आना काश चाहिए। वाला फील नहीं आना चाहिए कि आपने एक बार जो मन में है वो कर दिया, वो काश वाला फील नहीं आना चाहिए, ना। काश में नहीं करती। क्योंकि Right. दुनिया बहुत जालिम है, उसके लिए काश, किंतु, परंतु, लेकिन ये सब चीजें नहीं मानती है। Right, वो right. आपके एफर्ट, आपके रिजल्ट पे देखती है कि आपने क्या किया लाइफ में। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ बातें फेंकूंगा, मुझे काश ये कर लेता, मेरे अभी जैसे अपने बुजुर्ग कहते हैं उस टाइम मेरे पास इतनी जमीनें थी, हमारे दादा अगर ऐसे नहीं करते तो ऐसे हो जाते, आज हाँ। हमारे करोड़ों की संपत्ति, यार वो मायने नहीं वो मायने करती नहीं है। अभी आपके पास क्या, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, वो मायने रखती है। Yes, right. तो बस वही चीजें मैं मानता हूँ कि Right, आपके right. एफर्ट और आपके सपने बहुत जरूरी है। Right. सपने पूरे करने हैं तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। राइट राइट, बिल्कुल सही है। सो बहुत ही अच्छा सीखने को मिला है। और इसके साथ साथ में मैं ये भी बता दूं कि ये सिर्फ राइटर नहीं है, ये सिर्फ सिंगर नहीं है, एक सोशल वर्कर भी हैं। इनके जब आप सॉन्ग सुनेंगे, इनके जब आप जो भी लिखित में जो भी वीडियोस हैं आप वो सुनेंगे, तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर भी लिखते हैं और गाते हैं ताकि उसके जरिए लोगों को मोटिवेशंस मिले। मैं चाहती हूँ कि एक मोटिवेशनल रैपर आप यहाँ पर हो जाए। ऐसा है कि हमारा एक गाना था राजा का, अच्छा, तो उसमें वो मोटिवेशन के लिए था कि कुछ लोग निराश हो जाते हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, मतलब वो थक जाते हैं राइट, क्योंकि वो कोशिश करते हैं पर पूरी नहीं हो पाती, लास्ट में थक जाते हैं। तो उनके लिए है कि राखी हौसलो मत मानी कति हार, माने रास्ता में आवेला रोड़ा हजार पर, हर बार करीबी चींटी ने याद की पढ़ पढ़ कर चढ़ गई थी पहाड़, तो कर इंतजार आवेगी थारी बारी, ईमानदारी सूर राखी जंग थारी जारी। क्या बात है, बहुत ये मतलब अभी ऐसा है कि मुझे चीजें लिखनी बहुत जरूरी ऐसे पसंद है, मोटिवेशनल चीजें मैं ज्यादातर खुद की लाइफ के बारे में लिखता हूँ। और राइट हाँ, राइट, उससे तो मोटिवेशन हाँ, लोगों को देखते हैं, जैसे कि अभी एक हमने गाना लिखा था जुगाड़, अभी रिलीज नहीं हुआ, आपको सुनाता हूँ कि लोगों का क्या स्टाइल है, वो कैसे रहते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर लोग वो लिखते हैं कि जैसे ताड़ फाड़ है जुगाड़ हर चीज का, ऊपर वाला बटन खुला रखता कमीज का, 20 का फटा हुआ नोट चाहे जेब में पटसन, अपना पूरा 24 घंटे अप टू डेट में, नेता यहाँ काम नहीं करते देते भाषण ही भाषण है, जंगल है घोटालों का टार्जन है, जीरो अनुशासन, अमीरों का शासन है, नाश्ते में खाते ये गरीबों का राशन है। दाड़ फाड़ है जुगाड़ हर चीज का, ऊपर वाला बटन खुला रखता कमीज का, 20 का फटा हुआ नोट चाहे जेब में पटसन, अपना पूरा 24 घंटे अप टू डेट में, नेता यहाँ काम नहीं करते देते भाषण ही भाषण है, जंगल है घोटालों का टार्जन ही टार्जन है, जीरो अनुशासन, अमीरों का शासन है, नाश्ते में खाते ये गरीबों का राशन है, गुंडागर्दी वर्दी वालों की है खुलेआम, अपराधी करे मोजाम, जनता परेशान, छोटे हो गए दिल बड़े हो गए मकान, किराने से ज्यादा चलती यहाँ दारू की दुकान, कागजात से ज्यादा जरूरी बाप की पहचान, पबजी खेलने में बिजी यहाँ देश का जवान, टिकटॉक पे बोलते मेरा देश महान, कपड़े रखेंगे साफ चाहे गंदा है ईमान। अरे धरती पे भगवान है बापू, माँ अंबर की देवी है, तारो पेट भरियो बा पेट काट के भूखे पेट बा सोई है, नौमी नाथन ने ढोई है, तेरे खातिर लाडले रोई है, तू जिप पर देवे गाड़ी बा चीज भी माँ ही धोई है, के कर्ज चुकायो दूध को काके माने गरसू काट दी, अरे दो ही साड़ी थी बीकने बिमू भी तू एक फाड़ दी, स्वाभिमानी बापू की तू बीच रोड पे नाक काट दी, फर्ज निभायो त्यागो को काके बापू ने तू गाल काट दी, ए चेला चपाटा 4 दिन का मतलब की दुनिया बावले, जीते जी जन्नत माँ बापू, मरिया पहली बात जान ले, बिगड़े बेटे बात मान ले, अब भी बाँ को हाथ थाम ले, माँ बाप जिसो तने लाडन लाद ले, हाथ दियो और दुनिया नाप ले।
छोटी सी बच्ची एक दलित समाज की, किया उसका रेप, दरिंदों ने हद पार की, जुबान काट दी, कमर पे उसके लात दी कि सुखी परिवार की खुशियां सारी मार दी। नसीब परिवार को नहीं है संस्कार भी, रिपब्लिक है भारतीय मर्जी सरकार की, बेमतलबी बात यहाँ बात अधिकार की, फिर क्यों सालों तक चलती यहाँ कचहरी बलात्कार की। और माँ बाप को कहना है अपने बेटों पे ध्यान दो, बेटियों को तुम डांटते हो, बेटों को भी ज्ञान दो, कपड़ों से कॉलेज तक हर चीज पे पाबंदी, अगर बेटों को आजादी तो फिर बेटी से सवाल क्यों। आवाज के पुजारी मासूमों की लेते जान क्यों, समाज के दरिंदों क्या तुम भी इंसान हो, समस्या है सीरियस संपूर्ण समाधान हो, रेप की सजा में सीधा मौत प्रावधान हो। मतलब ये चीजें हैं कि लोग आम इंसान परेशान है, नेता मजे कर रहे हैं, और आरक्षण है, कास्टिज्म है, तो ये सब चीजें कि यहाँ पढ़ाई करे कोई पर नौकरी किसी और को, क्या बात है, यहाँ पढ़ाई करे कोई पर नौकरी किसी और को, मेहनत किसी और की पर टोकरी किसी और क्या को। बात है, क्या बात तो वही चीजें बहुत बढ़िया। तो चलता है, और सेटिंग किसी और की पर छोकरी किसी और को। ये भी चीजें होती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग कुछ पूछना चाहते हो जागीरदार जी से? हाँ जी। अच्छा, जो इंडिया गो टैलेंट में जो सबसे पहला परफॉर्मेंस था वो था पाठशाला, एक गाना था, उसका मैंने परफॉर्मेंस किया था। वो ऐसा था कि राजस्थानी फोक और रैप को मिक्स कर रहे थे पहली बार। तो वो क्या था, वो एक गाना था रंग दे बसंती फिल्म का, पाठशाला, सुना आपने? मस्ती की पाठशाला। तो राजस्थानी स्माइल नागा ग्रुप है उनका, वो बहुत फनी है, वो बहुत मतलब एंजॉय करते हैं म्यूजिक को। तो उस गाने के साथ मिक्स करना था, फ्यूजन करना था रैप का। तो उसमें ऐसा लिखा मैंने कि पाठशाला जिंदगी पर जिंदगी रंगीन है, जिंदगी रंगीन पर मामलो संगीन है, बापूजी कहे बेटा तू कॉलेज क्यों नहीं जावे, दिन भर फिरे सड़का पे शर्म को नहीं आवे, मैं क्यों डैडी जी एक बार चलो साथ में, सूट बूट पिसाने छोड़ो नाचो बरसात में, पार्टी करो रात में, जीप में मचाओ शोर, परवाह दुनियारी न करो, लूज कर दो कंट्रोल। लूज कंट्रोल का मतलब ये है कि खुद को आजादी दे दो, बी ए रेबल, एंजॉय करो आप, मतलब क्रांतिकारी बन जाओ। समाज बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, बापू कहता पढ़ाई करो, ये करो, नहीं यार मेरे को खुद का करना है। तो ये गाने का मतलब यही है, बी ए रेबल। तो बढ़िया, मेरे को अच्छा लगा ये गाना, और वो स्माइल लांगा ग्रुप ने बहुत अच्छा इसको निभाया, बढ़िया। हम खुद आज भी वो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपकी हर एक लाइन से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि अभी इन्होंने पाठशाला की जो लाइंस बोली है, सिंपल सी चीज है कि यदि जो हमारी संस्कृति चल रही है, अगर वो संस्कृति में कुछ न कुछ माइनस पॉइंट आ जाता है तो उसे सहन करने की बजाय योद्धा बनकर उसके लिए लड़ो, सरल की जगह योद्धा बनो। ये जागीरदार जी का मैसेज है जो आप हर एक उनके सॉन्ग्स में देख सकते हैं। आप मोटिवेशनल्स के साथ साथ में कुछ फनी सॉन्ग्स भी डालते हो, जिसमें ना बहुत ही इजीली, कोई स्ट्रेस में होता है वो बहुत इजीली स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। जैसे अभी कान्या वानिया करके आपका आया, ये वो वर्ड है जो हम बचपन में हमारी मम्मी पापा से सुनते थे, कान में वो हम गेम की तरह हमको बुलाते थे कान्या मान्या कोर, और बच्चा हंसना शुरू हो जाता था। उन पे आपने सॉन्ग बनाया, वो बहुत वायरल हो रहा है। तो इसके पीछे कुछ ये एक्चुअली ऐसा है कि ये गाना लिखा था गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब ने। अच्छा। बहुत पुराना गाना है ये, लाइक 50 साल पुराना, रेडियो पे बजता था ये गाना। और राहगीर करके एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनको उन्होंने गिटार के साथ वीडियो डाला और वो काफी वायरल हो गया। और रैपर या बालम हैं जो ऑलरेडी राजस्थानी म्यूजिक के लिए काफी कुछ कर रहे हैं, तो उनका आइडिया था कि अपन इस गाने को लाइक और अच्छे म्यूजिक के साथ प्रॉपर सॉन्ग बना के डालते हैं। राहगीर भाई से बात हुई तो उनकी तरफ से एनर्जी आई और हमने ये गाना बनाया। मतलब आधा पार्ट तो गोविंद सिंह जी राठौड़ साहब ने लिखा, आधा फिर मैंने लिखा, उसको कंप्लीट पैकेज बना के डाल दिया यूट्यूब पे, लोगों ने पसंद किया और बढ़िया है। मतलब ये किस्से हैं तो ये पसंद आते हैं। जैसे कि मैंने एक किस्सा सुना था कि यहाँ से राजस्थान से 2 बंदे होते हैं, मतलब बिल्कुल ठेठ गवार, तो वो जाते हैं दिल्ली पहली बार, क्योंकि पैसे आए हुए होते हैं नहीं उनके पास, और एटीट्यूड भी उनका पूरा नागौर से थे। तो वो गए ना, वहाँ पे गए तो क्या है कि उनकी जीप लेके गए तो उनकी जीप में ब्रेक थोड़े कम लगते थे। तो वो मतलब वो कनॉट पैलेस के पास एक जगह थी, तो वहाँ पे सिग्नल पे रोकने की कोशिश की, वो रुकी नहीं गाड़ी, और सामने एक महंगी सी लंबी गाड़ी थी, उसके
जाके टक्कर लग गई और उस गाड़ी पे लिखा था विधायक। ओके। तो वहाँ की किसी एमएलए की गाड़ी थी, उसमें से एक लड़की आई बाहर, तो वो उन दोनों को पकड़ लिया। उसने बोला मेरे पापा एमएलए हैं, मैं तुमको जेल में टिका दूंगी, तुम गंवार ये हो। तो उस लड़के ने क्या जवाब दिया, उसके जवाब लिखा मैंने कि अकल ना है कि छोरी जे तू देसी छोरे के पाने पड़गी मतलब टकरा गई। अकल ना है कि छोरी जे तू देसी छोरे के पाने पड़गी, सैंडल तो तारी संभल न रही और आके तू मारे छोरी। अरे होगी तू एमएलए की छोरी पर फर्क ना पड़े मने, तू घनी बकवास तो कर मती, जो करनो जाके कर ले। करने लड़ने मरने आले आगे पीछे घूमे है, ओडी क्रूजर आला भी तो मारे जीप में जुत्ती चूमे है। एक गुच्छी अरमानी से जानू तो भी धोती कुर्तो पहनू, अंग्रेजी ज्यादा जाड़ मती अंग्रेजी में भी जानू। क्या हो रहा है? जे सियाणो हूं तो सियाणो मतलब सिंसियर। जे सियाणो हूं तो सियाणो हूं, जे फूट को तो परमाणु, मैं के समझू एमएलए ने, मैं खुद ने सीएम मानू। तो वो उसका एटीट्यूड है, वो किससे है, तो मतलब अच्छा लगता है ऐसी चीजें लिखने के लिए। बहुत बढ़िया। आप इतना अच्छा टैलेंट राजस्थान में, वैसे आपके जैसे और भी बहुत अच्छे टैलेंट है, लेकिन क्या बॉलीवुड सपोर्ट करता है हमारे राजस्थान टैलेंट को इतना आगे बढ़ाने के लिए? नहीं करता है। ऑब्वियसली राजस्थानी ट्रेडिशनल गानों की बहुत वैल्यूज है, और राजस्थानी कितने गाने हैं जो बॉलीवुड में बजते हैं। पंजाबी गाने तो अब चलने लगे हैं बॉलीवुड में, पर राजस्थान के गाने जैसे निम्बूड़ा हो गया, और भी खूब मेलेडीज है, राजस्थान की मेलेडीज हैं जो वो लोग यूज करते हैं, और राजस्थान के कितने कलाकार हैं वहाँ पे हैं, बढ़िया है। बट अपने को अपने म्यूजिक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि अपन खुद एफर्ट्स नहीं कर रहे। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मैं कहीं ऐसे स्टेट देखती हूँ, जैसे पंजाब को ही ले लो, साउथ को ही ले लो, महाराष्ट्र को, इनकी खुद की लैंग्वेजेस की अच्छी खासी मूवीज आती हैं, लेकिन राजस्थान में जो पहले मूवीज बनती थी, राजस्थानी मारवाड़ी मूवीज, अब वो नहीं बनती, और बनती है तो वो हिट नहीं होती है। उसका क्या रीजन मानते हैं? उसका मैं रीजन मानता हूँ कि वी हैवंट अपग्रेडेड द म्यूजिक। सबसे बड़ी चीज है कि अपन ने वही धमचिक नाच मारे बिगड़ी अपने को पसंद आ रहा है। तो अपने को अपना म्यूजिक इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ऐसा है कि राजस्थान जो लोग हैं उनकी मेलोडीज है वो अपनी जीन्स में, ठीक है। अपने को अभी भी वीणा के गाने, ठीक है, वो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो मेलोडीज अपनी जीन्स में। बट अपने को नया म्यूजिक लेके आना पड़ेगा, नई मेलोडीज लाएंगे, क्योंकि कब तक अपन उनको घसीटेंगे। अपन नया म्यूजिक बना ही नहीं रहे, अपन वही चला रहे हैं। पंजाब के लोगों ने क्या किया है कि देखो वहाँ के कलाकारों ने म्यूजिक को अपग्रेड किया, तो आज उनकी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है, और उनके कलाकारों के पास पैसे आ रहे हैं, स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, क्योंकि वो फायदा मिल रहा है उनसे। अब कोई बाहर का आदमी आएगा, मैं ये आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं ज्यादातर काफी मतलब 20 से 30% जो मूवीज है वो मारवाड़ी स्पॉन्सर करते हैं, क्योंकि बहुत पैसा लगाते हैं। तो वो अपने म्यूजिक पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि अपन ने अपग्रेड नहीं किया। आपको अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, अपने को म्यूजिक अपग्रेड करना है, नए कलाकारों की जरूरत है, नई अपने को इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा, तब फिल्में बनेगी, पैसा आएगा। पैसा बहुत जरूरी है नए कलाकारों को। तो इसके लिए आपकी टीम कुछ एफर्ट्स कर रही है? हम लोग कंटिन्यू एफर्ट्स कर रहे हैं, हम लोग नए गाने बना रहे हैं, भले कुछ गाने लोग नहीं सुनते हैं क्योंकि नया म्यूजिक वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनकी जीन्स में वही पुरानी मेलोडीज है। बट वी आर स्टिल ट्राइंग, और देखते हैं धीरे धीरे बढ़ेगा। और भी साथ में जैसे और भी कई कलाकार हैं वो काम कर रहे हैं, और वाकई मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा कि आप राजस्थानी म्यूजिक के लिए इतना कर रहे हैं। अच्छी बात है, नए कलाकार आ रहे हैं, और अभी हम लोग धीरे धीरे वापस माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एल्बम पे एल्बम लेके आएंगे ताकि राजस्थानी म्यूजिक सर्कुलेट। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारा खुद का, मेरे ख्याल से मेरी तरह राजस्थान में जितने भी ऑडियंस हैं उन सबका सपना है कि राजस्थान की भी मूवीज जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो, उनके भी वो डब होकर मूवीज बने, ऐसा हम भी चाहते हैं। जैसे बाहुबली बॉलीवुड में नहीं बना था, लेकिन उसकी डब होकर कितना, वैसे हम सब चाहते हैं कि ऐसी कोई मूवी आपके जरिए बने, जागीरदार के जरिए बने, ऐसा हम आशा करते हैं, और जरूर बने ऐसा, ताकि हम लोग प्राउड फील करें कि ये टैलेंट जो है वो वर्ल्ड वाइड, और वाकई में आप लोग ले जा सकते हो। और जिस तरीके से आपने अपग्रेड किया है सॉन्ग्स को, मारवाड़ी कल्चर को भी साथ में लेकर अपग्रेड किया है, वो वाकई में बहुत वायरल हो रहा है, अच्छा जा रहा है। मैं नेक्स्ट ये भी पूछना चाहती हूँ आपसे
कि राजस्थान में मेल वर्जन जो है, मेल सिंगर्स कह दो, एक्टर्स कह दो, उनके लिए फिर भी काफ़ी थोड़ा सा फ्री अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है, लेकिन गर्ल्स को नहीं देते हैं। अभी भी बाउंडेशंस हैं उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए, फैमिली जो है वो सपोर्ट नहीं करती है। तो उनको आप क्या मैसेज दे सकते हैं ताकि उनको भी, बहुत सारे टैलेंट है, इवन मैं खुद देखती हूँ मेरी कंपनी में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ आती हैं, अच्छे घर की लड़कियां हैं और उनको सपना है कि वो एक एक्टर बनना चाहती है, एक सिंगर बनना चाहती है, बट उनको एक ही प्रॉब्लम है कि फैमिली उन्हें सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, ये मैं अब मेरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए ना, फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, बट इंसान को खुद के एफर्ट्स खुद ही करने पड़ते हैं। तो अभी अपना जो कल्चर है वो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कल्चर है अपना, बट स्टिल बाउंडेशन लड़कियों के लिए बाउंडेशन रहते हैं। जैसे कि हमारे गांव में भी कई लड़कियां हैं जिन्होंने अभी तक हमारे आसपास के शहर का बाजार तक नहीं देखा। ठीक है, तो वही बाउंडेशंस है, बट इंसान को अभी पिंजरा तोड़ के बाहर निकल सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं अपन, उनको समझाना पड़ेगा, आपके मम्मी पापा को, दादा दादी को। एफर्ट्स आपको नहीं रोकने चाहिए, हाँ, वो सॉल्यूशन एफर्ट्स इंसान को खुद करने पड़ेंगे। आप सिर्फ अगर बोलेंगे यार ऐसा हो नहीं रहा है, वो नहीं कर रहा है, तो वो चीजें, क्योंकि कितने लोग हैं जिन्होंने मतलब उनके ऊपर इतनी रेस्ट्रिक्शन थी, कुछ भी नहीं था, स्टिल उन्होंने कारनामे किए। जैसे बिजनेस में देख लो कई लड़कियां हैं, और पॉलिटिक्स में देख लो, हर फील्ड में कितनी लड़कियां हैं जिनके ऊपर कितना प्रेशर हुआ होगा फैमिली का, बट आज लोग उनको सलाम करते हैं, मेहनत और उनके जज्बे को सलाम करते हैं। तो वही जज्बा लड़कियों में होना चाहिए। और मैं तो जैसे कि एक इंडियन एयरफोर्स में पायलट थी गुंजन शर्मा, ठीक है, और उसकी फैमिली में उसके भाई वगैरह उसको बहुत मना करते थे, क्योंकि आर्मी और ऐसे फील्ड में लड़कियों के लिए मतलब सही जगह नहीं मानते हैं, क्योंकि सारे लड़के होते हैं। बट स्टिल उसने वो किया, कारगिल युद्ध के अंदर उस लड़की का बहुत बड़ा रोल था, तो उस लड़की ने किया, तो वो ऐसे इंस्पिरेशन है। कल्पना चावला आज देखो, अपन गाँव के बाजार नहीं पहुंचती है चोरियां, और आज देखो वो चोरी कहाँ पहुंची। तो गाइस ये सॉल्यूशन हमें मिल गया है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि आपने जो राह चुनी है वो सही है या गलत है। गलत राह नहीं होनी चाहिए। अगर राह सही है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। आपके घर वाले हैं, उनसे लड़ने या झगड़ने की जरूरत नहीं है, आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, आपको हार नहीं मानने की जरूरत है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों के तरफ से? हसरत? हाँ जी बताइए। जब आप इंडियाज गॉट टैलेंट में गए थे तो सेलिब्रिटीज के सामने जाने में या स्टेज पे जाने में आपको कुछ फेयर वगैरह कुछ ऐसा फील हुआ या नहीं? ऐसा कि मेरे को और कैटरीना कैफ बहुत पसंद है, मेरे मतलब फेवरेट एक्ट्रेस है वो, तो उनसे मेरे को पता नहीं था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊंगा और इंडियाज गॉट टैलेंट पे जाऊंगा ये, क्योंकि मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया था, हम लोग सीधा टीवी राउंड पे गए थे उस टाइम। और मतलब मैं स्टेज से, जैसे ये स्टेज है, बैक स्टेज होता है, मेन स्टेज बाहर है, मुझे तब तक यकीन नहीं था कि मैं आगे जाके परफॉर्म करने वाला हूँ। मैं काफ़ी डरा हुआ था, पाँव मतलब ऐसे कांप रहे थे। बट मैं गया और सामने देखा कि करण जौहर, मलाइका अरोड़ा, किरण खेर, वो सब लोग बैठे थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। वो मतलब जैसे तैसे मैंने, आप पहला वीडियो देखोगे तो उसमें आप मेरा चेहरा देखोगे, पता चल जाएगा कि मैं काफ़ी नर्वस हूँ बहुत, मतलब मैं फंबल नहीं कर जाऊँ। और वहाँ पे वन टेक शॉट होता है, दूसरा चांस नहीं मिलता, बट वो कर लिया, मुझे काफ़ी याद था वो, तो कर लिया। फिर सेमीफाइनल में कैटरीना कैफ आ गई और लकीली उस दिन माइक मेरे पास था, तो मैंने क्या उनसे बातें की, वो बोल रहा है वैसा, प्लीज माफ करो मुझे, इतनी क्या बातें आती है देखो। मैं उनको लिटरली बता रहा था कि देखो मैडम, मैं इंस्टाग्राम पे मैं आपकी स्टोरी लगाता हूँ रोज ऐसे वैसे। अरे भाई मैंने मान लिया, क्यों परेशान कर रहा है। तो बढ़िया था और एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस मुझे शेयर किया और खूब मस्ती की। मैं 2 महीने पहली बार बॉम्बे गया था, सपनों की नगरी में, खूब मस्ती की, होटल में इधर उधर घूमना फिरना, नई जगह देखना, बॉम्बे का समुंदर। मीन्स आपने एंजॉय भी किया है और अपने सपनों को भी जिया है, जिंदगी को भी जिया है और मेहनत से अपनी राह खुद बनाई है। एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोग स्टूडियो में गाते हैं, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं होता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप स्टेज शो करने जाते हैं तो वो जो फियर होता है
उस फियर को हर किसी को डर रहता है कि मैं इतने लोगों के सामने कैसे बोलूंगी या बोलूंगा, वो फियर अब कैसे हटाया आपने? मेरा जो पहला, मुझे ऐसा लगता है जो स्टेज शो पहली बार मैंने किया था वो था मेरे स्कूल में, जब मैं स्पीच दे रहा था। मैं स्कूल में मतलब स्टूडेंट्स थे लगभग 4000 के आसपास, 4000 की जनता सामने, और मैं स्पीच दे रहा हूँ। तो उस टाइम मेरे पाँव बहुत कांप रहे थे तो मैं बहुत डरा था, और मेरी आवाज में भी वो पता चल रहा था, बट मैंने वो कर दिया उस दिन, और बहुत जबरदस्त स्पीच गया था मेरा वो। तो उसके बाद में मुझे कभी डर नहीं लगा। मैंने मतलब परफॉर्म किया है 40,000 की जनता के सामने भी परफॉर्म किया है, तो उधर डर नहीं लगता। फिर ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा जनता है उतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है। हाँ, क्योंकि वो वाइब्स आती है उनसे, वाइब्स आती है। Yes. तो अपनी एनर्जी भी उस लेवल पे रहती है। तो अभी मतलब जितनी ज्यादा जनता रहती है मेरे को उतना अच्छा लगता है परफॉर्म करना। सो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो कि आप अपना काम वो सिलेक्ट करो जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले, बिकॉज ये पॉजिटिव वाइब्स ही आपको शक्ति देती है और आपको कॉन्फिडेंस देती है और आपका डर भगाती है। तो आप काम वो पसंद करो जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स मिले। और एक लाइन जो उन्होंने बोली थी अपने काम में, वो ये है कि 1 टेक में शो करना पड़ता है। ये जिंदगी भी वही है जिसमें आपको 1 टेक में डिसीजन लेना पड़ता है और 1 टेक में एक्शन लेना पड़ता है। जिंदगी आपको एक बार मिलती है, बार बार जीने का मौका नहीं मिलती है। एक बार मर गए सो मर गए। सो इसलिए 1 टेक में डिसीजन, 1 टेक में एक्शन एंड 1 टेक में जिंदगी को जी लो। जिस तरह से इन्होंने अपने जिंदगी को बनाया है वैसे आप भी बना सकते हो। ये जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने, जिनकी हिस्ट्री में कोई भी सिंगर नहीं, कोई भी राइटर नहीं, जिनका कोई सपोर्ट नहीं, जिनका कोई गुरु नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने ये राह अपनाई, अपने एफर्ट्स और अपने जिद के साथ में यहाँ तक पहुंचे हैं। और एंड में मैं इस शो को आपके बहुत ही खूबसूरत से वर्ड्स के साथ मैं एंड करना चाहूंगी। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि ठीक है, इन्होंने बोला कि लाइफ एक 1 टेक शो जैसा है। yes. तो बिल्कुल वैसा भी है, और आपको निरंतर प्रयास करने चाहिए। मैं यही कहूंगा, मैं बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि आपको लगातार प्रयास, एक बार मतलब आप विफल हो गए, आप फेलियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहो, प्रयास करते रहो। मैं ऐसा कहूंगा कि लाइफ इज ए मूवी नॉट ए 1 टाइम शो। तो एक बार फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार फेल होंगे, कोशिश करते रहिए। और जोधपुर का मुझे बहुत प्यार मिला, तो जोधपुर के लिए ये कहूंगा कि और बिरा था ने जोदानो घुमाऊं हमारे शहर की अस्तन में शेर कराऊं वटे मीठी है बोली थी का है पकवान नीली गलियां हमारे इस शहर की पहचान, हमारे शहर में हताई करे दा दोसा और ज्ञान की मिठाई, बाटे दा दिशा और घर की सफाई, करे वाह विसा और प्लेन जो 30 साल है ऑटो रिक्शा ओ जागीरदार, करे मनवार जो थाने शहर आओ एक बार देखो, हमारा प्यार सब रहे अट साथ हिंदू मुस्लिम या हो सरदार। आ नगरी है मूछा वाला, आ नगरी है श्याफा वालारी, आ नगरी है मोजड़ी वालारी, आ हमारी नगरी है बड़ा दिल वालारी, शहर मारो जोधपुर। क्या बात, क्या बात। तो मुझे बहुत प्यार मिला जोधपुर शहर से, आप जैसे परिवार मुझे मिले हैं, आई एम वेरी लकी। और बढ़िया है, आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। और फिर से यही कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले, सफर हसीन हो रहा है, सफर हसीन चला जी। थैंक यू सो मच जागीरदार जी, हमें गर्व है आप पर कि आप यहाँ तक पहुंचे और आप आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहें, जोधपुर का नाम रोशन करते रहें। और ऐसे ही हीरे हम फिर से तराशते रहेंगे जोधपुर से और आपसे मिलाते रहेंगे, ताकि उनकी जिंदगियों से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यदि आपको भी कुछ सवाल पूछना है जागीरदार जी से, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम आपका सवाल इन तक पहुंचा देंगे एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शो में। जीना इसी का नाम है, डॉक्टर गीतांजलि सोनी। थैंक यू सो मच।